जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किन प्रकार के लोगों को घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आपका सर्वनाश ही करेंगे और आपके साथ रहकर छल कपट करेंगे, आपके साथ रहकर आपकी ही पत्नी से शारीरिक संबंध बनाएंगे। मित्रों, इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कलयुग की स्त्री का कौन सा अंग रात होते ही गीला होने लगता है। मित्रों, आज के युग में आप लोगों के साथ चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना कर दे, परंतु वह सदैव आपको कष्ट ही देते हैं और आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, वह कौन से लोग हैं जो आपके साथ छल कपट करते हैं, वह आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हम आप सभी को बताएंगे कि आप भूलकर भी ऐसे लोगों को अपने घर मत लाना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर वासना भरी होती है वह यह नहीं देखता कि सामने वाले का रिश्ता क्या है। वह व्यक्ति वासना में अंधा होकर जो नहीं करना चाहिए वह कर देता है। इसीलिए मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भूलकर भी अपने घर में कभी मत बुलाना, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग रात होते ही गीला होने लगता है। मित्रों, आज का यह जो प्रसंग है वह बहुत मार्मिक है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां पर अचानक से गरुड़ देव आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गरुड़ जी का मन काफी ज्यादा विचलित है, वह कुछ पूछना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं? तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कि मेरा मन काफी ज्यादा विचलित कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भूलकर भी अपने घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है, परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से श्रवण करना है। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम राम प्यारे था। उस सेठ के 3 पुत्र थे। राम प्यारे के दोनों बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक थे, किंतु उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ मंद बुद्धि का था। लेकिन राम प्यारे के छोटे बेटे के अंदर एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली था। एक दिन राम प्यारे अपने बेटों के बारे में सोच रहा था। तभी राम प्यारे सेठ के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे दोनों बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक हैं, वह अपना जीवन यापन किसी न किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे चिंता हो रही है। फिर उसके मन में काफी सोच विचार के बाद एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब उस राम प्यारे सेठ ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों वाली खुराक मिलने लगी। कुछ ही दिनों बाद सेठ का छोटा पुत्र बहुत ताकतवर हो गया। वह प्रतिदिन व्यायाम करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए कलाएं सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ दिनों बाद राम प्यारे सेठ ने अपने दोनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब राम प्यारे सेठ के पुत्रों का विवाह हो गया तो दोनों पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वह भी सेठ के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी थीं और मन में सोचने लगी
कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति सारा दिन काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। फिर उन दोनों भाइयों ने अलग होने की योजना बनाई और राम प्यारे सेठ से प्रतिदिन लड़ाई करने लगे। यह सब देखकर राम प्यारे सेठ ने सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस राम प्यारे सेठ ने पड़ोसी गांव से छोटे बेटे के लिए रिश्ता तय कर दिया। राम प्यारे सेठ की छोटी बहू बड़ी सुंदर और विद्वान थी। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा पूरे नगर में कोई नहीं था। उसे कई तरह की विद्याओं का भी ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद तीनों पुत्रों को राम प्यारे सेठ ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब तीनों बेटे अलग अलग हो गए तो राम प्यारे सेठ के दो बड़े बेटे काफी बुद्धिमान और होशियार थे। वह दोनों अपना व्यापार करने लगे और अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था, उसको पहलवानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता था। उसे तो बस एक ही चीज आती थी, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। धीरे धीरे उसके घर का अनाज खत्म हो गया और बहुत जल्दी ही उसके घर में गरीबी आने लगी। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए भेजने लगी और दिन रात अपने पति से लड़ने लगी और कहती है, हे स्वामी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक दिन पहलवान की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा करो, इस नगर के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं, और पहलवान को रखकर वे क्या करेंगे? मैं तो केवल भोजन कर सकता हूं और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा? तो फिर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वह आप करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो आप नौकरी पर लग जाना। पहलवान ये बात सुनकर घबरा गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं राजा के यहां पर काम कैसे करूंगा? तब पत्नी बोली, देखो, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मित्रों, पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवान जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा उसे देखकर समझ गए कि जरूर यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, तुम किस लिए आए हो? तो वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए? बताओ, हमारे लिए आप कौन सा काम करोगे? तब वह पहलवान कहता है, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में राजा ने उस पहलवान को नौकरी दे दी और उस पहलवान को रहने के लिए महल के बाहर एक कमरा दे दिया। और राजा ने कहा, जब भी ऐसा कोई काम आएगा जो मेरे मंत्रियों और मेरी सेना से नहीं होगा तो तुम्हें खबर भेजकर बुलवा लिया जाएगा। फिर वह पहलवान खुशी से भागते हुए अपने घर आता है और अपनी पत्नी को यह खबर देता है कि राजा ने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। मित्रों, फिर वह पहलवान राजा के दिए हुए शाही कमरे में रहने लगा। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, खूब खाता पीता और बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन राजा और उसका महामंत्री पहलवान से कहते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज की बात को टाल भी नहीं सकता था। उसने महाराज की बात मानकर महामंत्री और राजा को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और महामंत्री को अपने घर लेकर आ जाता है। पहलवान की पत्नी देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी। राजा की नजर जैसे ही पहलवान की पत्नी पर पड़ी
पहलवान की पत्नी को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया, क्योंकि पहलवान की पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि राजा की जितनी भी रानियां थीं, वे सभी उसके सामने कुछ नहीं थीं। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद महाराज और महामंत्री वापस चले आए। अब राजा महामंत्री से कहने लगा कि महामंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानियां भी इतनी सुंदर नहीं हैं। महामंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। मित्रों, फिर उस राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं। किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? उस धूर्त राजा ने पहलवान की पत्नी को अपना बनाने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। मित्रों, फिर राजा और महामंत्री सोचने लगे कि कैसे पहलवान की पत्नी को महल में लाया जाए। अब तो राजा और महामंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर राजा की एक रानी जो बीमार पड़ जाती है। जब रानी बीमार हुई तो राजा ने उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम से कराया, किंतु उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिला। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। कोई भी वैद्य हकीम रानी का इलाज नहीं कर सका। फिर एक दिन महामंत्री ने सोचा, क्यों ना इस मौके पर पहलवान की परीक्षा ली जाए, आखिर वह किस काम आएगा। फिर महामंत्री ने पहलवान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। मित्रों, एक दिन महामंत्री राजा से अनुमति लेकर महल के बाहर जाता है और एक वैद्य को पकड़कर ले आता है और उस वैद्य से मंत्री ने कहा, देखो, वैद्य रानी जी बीमार हैं, तुम्हें उनका इलाज करना है, किंतु मेरी एक शर्त है, इलाज तुम्हें मेरे अनुसार करना होगा। महामंत्री ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। आप जब उनका इलाज करना तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब मंत्री ने 500 सोने के सिक्के पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया और वैद्य कहने लगा, ठीक है महामंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो महामंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही जाने माने हुए हैं। महाराज बोले, यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वैद्य को महारानी के पास ले जाया जाए। राजा का आदेश पाकर महामंत्री वैद्य को साथ लेकर महारानी के पास जाते हैं। वैद्य जी ने महारानी की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, हे राजन, महारानी को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ, वह कौन सी चीज है? वैद्य बोला, महाराज, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने बताया कि महाराज, यदि आप हरी तकी जड़ी बूटी मंगवा दो तो आपकी रानी जी ठीक हो सकती है। हरी तकी जड़ी बूटी को पीसकर उसे महारानी को पिलाया जाए तो महारानी बहुत जल्दी स्वस्थ जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने के बाद वैद्य से कहा, अवश्य हम उस हरी तकी जड़ी बूटी को मंगाएंगे। फिर राजा ने पूछा, वैद्य जी, यह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? तो वैद्य ने कहा, महाराज, यह जड़ी बूटी यहां से 100 कोस दूरी पर हिमालय के जंगलों में मिलती है। फिर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, महामंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हरी तकी जड़ी बूटी ला सके। यह बात सुनकर के कुछ सभासद कहने लगे, महाराज, यह हरी तकी जड़ी बूटी कैसी होती है? हमने आज तक तो यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, यह कोई एक जड़ी बूटी है जो हिमालय के घने जंगलों में मिलती है। राजा की यह बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी मौन हो गए, क्योंकि जिस हरी तकी जड़ी बूटी की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जड़ी बूटी को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर महामंत्री से कहने लगे कि महामंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। महारानी को बचाने के लिए हमें वह जड़ी बूटी लानी ही होगी। महामंत्री कहने लगा, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही मौका है उस पहलवान की परीक्षा का जो हमारे यहां वर्षों से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना हरी तकी जड़ी बूटी उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वह 12 दिन के अंदर वह जड़ी बूटी को लाकर दे, नहीं तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और महाराज इस तरीके से वह जड़ी बूटी लाने हिमालय पर्वत पर जाएगा। अगर वह ले आता है तो महारानी बच जाएगी,
अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपकी हो जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा ने जैसे ही महामंत्री का यह सुझाव सुना, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा, पहलवान अगर जड़ी बूटी नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए एक सैनिक को आदेश दिया कि पहलवान को दरबार में बुलाया जाए। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि पहलवान, तुम काफी समय से वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें हरी तकी जड़ी बूटी की जरूरत है, जिसे पीसकर महारानी को पिलानी है। ऐसा करने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये जड़ी बूटी कैसी होती है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 12 दिन का समय देता हूं। यदि तुमने 12 दिन के अंदर वह जड़ी बूटी नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने कमरे में आता है। मोटी बुद्धि का तो वह था ही। वह मन ही मन में विचार करने लगा। फिर उसने सोचा, अभी तो बहुत दिन है। यह सोचकर उसने 4-5 दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ देख के आओ, पहलवान जड़ी बूटी लाने के लिए गया है या नहीं। यदि वह ना गया हो तो उससे कहना कि वह जल्द से जल्द हरी तकी जड़ी बूटी को लेकर आए, अन्यथा हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर के सैनिक पहलवान के पास जाता है और वह जैसा राजा ने कहा था वैसे ही पहलवान को बता देता है। मित्रों, यह बात पहलवान ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान और चतुर थी। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने आंगन में एक गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुआं के ऊपर उसने एक चटाई बिछा रखी थी और चटाई के ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर बिछा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो द्वार पर राजा को देखा तो वह राजा से कहने लगी, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें ही बुला लेते। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। यह सुनकर राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा? मैं तो आपके साथ अंदर चलना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे लिए महल से यहां आया हूं। हे सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है पहलवान तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं रखता है। वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खुशहाल होती। मैं तुम्हें दुनिया के सभी सुख देता, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बना देता। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा उससे क्या चाहता है। उसने तुरंत समझ लिया कि राजा की नीयत खराब है। उसके अंदर मेरे प्रति वासना भरी हुई है, इसलिए अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। वह मेरा तनिक भी ख्याल नहीं रखता है। वह मुझे प्यार भी नहीं करता है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं महाराज आपके साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। राजा ने जैसे ही यह शब्द सुने, वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। राजा पूरी तरह से पहलवान की पत्नी की बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने गहरे कुएं के ऊपर चटाई बिछा रखी थी, उसी के ऊपर मखमल का बिस्तर लगा रखा था। उसने राजा से कहा कि महाराज, आप इस बिस्तर पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। महाराज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। राजा जैसे ही उस बिस्तर पर बैठता है, उस बिस्तर पर बैठते ही राजा उस गहरे कुएं में गिर जाता है। राजा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया, अब मैं यहां से निकल भी नहीं सकता। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के 2 लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को 4 सोने के सिक्के दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उन लड़कों ने उस राजा को बाहर निकाला। फिर पहलवान की पत्नी ने कहा कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाओ।
अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको फिर से इसी कुएं में डाल दीजिए। उन लड़कों ने वापस राजा को उसी कुएं में डाल दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब राजा दरबार में नहीं आए तो उधर सारे महल में और राज दरबार में खलबली मच गई। मित्रों, ये समझते हुए महामंत्री को देर न लगी। महाराज कहाँ गए होंगे? महामंत्री तुरंत ही पहलवान के घर की ओर चल देता है। महामंत्री को पहलवान के घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो जाता है। महामंत्री उस पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर आवाज सुनकर पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के महामंत्री थे। महामंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का महामंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, महामंत्री जी, ऐसा कौन सा काम आ गया जिससे आपको मेरे घर आना पड़ा? मुझे ही संदेश भेजकर बुलवा लिया होता। पहलवान की पत्नी के ऊपर महामंत्री की भी नीयत खराब थी। महामंत्री कहने लगा कि मैं यह बताने आया हूं कि पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब महामंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को समझ गई कि इसके अंदर भी मेरे लिए वासना भरी हुई है। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, महामंत्री जी, आप मेरे साथ अंदर आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी महामंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी बिस्तर पर महामंत्री को बैठा दिया जिस पर राजा को बैठाया था। महामंत्री जैसे उस मखमल के बिस्तर पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा ने महामंत्री को देखकर कहने लगा कि महामंत्री जी, तुम यहां कैसे? महामंत्री ने कहा, महाराज, आप यहां कैसे? फिर राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर पानी में हूं। अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के लड़कों को बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। फिर उन दोनों को 50-50 कोड़े लगाए और फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। अब तो राजा और महामंत्री के साथ प्रतिदिन ऐसा होने लगा। ऐसी खातिरदारी से राजा और महामंत्री की हालत खराब होने लगी। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए महामंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह तो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है। इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई। उसने सेनापति के साथ भी वही हाल किया जो राजा और महामंत्री के साथ किया था। अब तो वे तीनों, राजा, महामंत्री और सेनापति, उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। वे तीनों बहुत चिंतित होने लगे। फिर राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हरितकी जड़ी बूटी कहां से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह यही सोच रहा था कि तभी उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने मन में सोचा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं। यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं और फांसी से बच सकता हूं। वह पहलवान दुखी मन से अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? मुझे बताओ। पत्नी के मुख से यह बात सुनकर वह कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी राजा, आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे हरितकी जड़ी बूटी मंगाई है जो हिमालय के घने जंगलों में मिलती है। उस जंगल में जाने का मतलब है मौत को निमंत्रण देना। फिर पहलवान की पत्नी ने पूछा, राजा,
उस जड़ी बूटी का क्या करेंगे? तो पहलवान ने कहा, राजा उसे पीसकर महारानी को पिलाएंगे, महारानी भी बीमार है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस, यह छोटी सी बात है। मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे, ऐसी जड़ी बूटियां तो हमारे बागों में बहुत हैं, मैं किसी दिन बाग से लाकर आपको दे दूंगी। तब तक के लिए आप अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता। मंद बुद्धि का तो वह था ही, वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी बगीचे में जाती है और बगीचे से एक चमकते हुए पौधे की डाल ले आती है और लाकर घर में रख लेती है। फिर वह अपने पड़ोसी के लड़कों को बुलाकर बारी बारी से उन तीनों को कुएं से बाहर निकलवा लिया। पहलवान की पत्नी ने राजा, महामंत्री और सेनापति को छोड़ दिया। मित्रों, उन तीनों का हुलिया जो भी देखता था वह उन्हें भिखारी या पागल समझ लेता था। कैसे भी बचबचाकर राजा अपने महामंत्री और सेनापति के साथ गुप्त रास्ते से अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। मित्रों, उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौटकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह जड़ी बूटी कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 12 दिन का समय पूरा होने वाला है। अगर मैं जड़ी बूटी नहीं ले गया तो राजा मुझे फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, देखो मैंने पहले ही आपके लिए जड़ी बूटी की व्यवस्था कर दी है। ये देखो, जड़ी बूटी मैंने लाकर पहले ही रख लिया है। वह अपने पति को जड़ी बूटी देते हुए कहती है, जाओ इसे महाराज को दे देना और यदि वह कुछ कहे तो बोल देना। मुझे आपके बारे में सब पता है, मैं आपकी पोल खोल दूंगा। मित्रों, पहलवान जड़ी बूटी लेकर महल की ओर चल देता है। मित्रों, राजा सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। मित्रों, पहलवान खुश होकर वह जड़ी बूटी राजा को देने लगता है। संपूर्ण दरबार उस जड़ी बूटी को देखकर अचंभित हो जाती है। पूरा दरबार हंसने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह तो एक चमकदार पौधे की डाल है। फिर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे हरी तक की जड़ी बूटी मंगाया था, ये क्या ले आया है? मैं तुझे अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मित्रों, राजा ने चुपचाप वह जड़ी बूटी ले लिया। अगले दिन वे तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, सच में आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, अब मैं आपको यह बताता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात होते ही गीला होने लगता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है, योनि रात होते ही लड़कियों की योनि गीली होने लगती है। यह सामान्यतः सेक्सुअल उत्तेजना के समय या व्यायाम के दौरान होता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।